अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अपना गेस्ट पेपर का सेक्शन सी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन ए भी कर लिया था, जो मेरा गेस्ट पेपर था 2024 के लिए। सेक्शन ए हमने डिटेल से कर लिया, तो इसकी वीडियो भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां जाके सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज थे, ये आप इनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। राइट, मैंने डिटेल से सारे एमसीक्यू को एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी के सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, और ये भी देखा है कि टोटल कितने पार्ट्स थे और कौन सा पार्ट हमारे पास किस एक्सरसाइज से लिया गया था। तो ये हमने सारी डिटेल सेक्शन बी को सॉल्व करते हुए हमने ये वीडियो में दिखाई है। तो अगर आपको किसी भी इसका सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी पार्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी सेक्शन बी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जो इससे पहले वाली वीडियो थी। फिर आज की वीडियो में हम सेक्शन सी से अपना काम शुरू कर रहे हैं, और सेक्शन सी लॉन्ग यानी कि डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। यहाँ से अपना काम हम शुरू करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है कि एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन सी के लिए कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें तो ये इंटीग्रेशन चैप्टर से चैप्टर 6 में से आया हुआ है। तो इसमें आपको 4 गिवन होंगे फाइनल एग्जाम्स में, और आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे गेस के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज 6.4, ये 2 6.4 से आएंगे, एक 6.5 से और एक 6.3 से, ये 4 पार्ट्स आपके पास आएंगे, और इसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अपने गेस पेपर का सोल्यूशन हम शुरू करते हैं सेक्शन सी के लिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है, ये है इंटीग्रल साइन एक्स कॉज एक्स ln साइन एक्स dx। तो इसको हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। और ये जब 6.4 हम कर रहे थे, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाई थी इसकी, कि अगर हमारे पास इंटीग्रल में एक फंक्शन रिपीट हो रहा है, जिस तरह ये भी साइन एक्स है, ये भी साइन एक्स है, तो हम क्या सपोज करते हैं, इसको किसी और वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, और जिसका डेरिवेटिव होता है dy अपॉन dx, ये इक्वल हो जाएगा cos x के, और dx इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, अब ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रल। अब ये साइन एक्स को हमने y लेट कर लिया, फिर cos x और dx, cos x dx ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि इक्वल है dy के, और ln के साथ अगेन साइन x लिखा हुआ है, तो ln के साथ हम y लिख सकते हैं, और साथ में cos x और dx ये मिला के बन जाएंगे dy। तो ये इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा। अब ये भी हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है y और एक फंक्शन है ln y। तो स्टूडेंट ये भी हम बाय पार्ट से ही सॉल्व करेंगे, और बाय पार्ट्स के लिए हमने एक टेक्निक यूज की हुई है आइलेट की। अब ये फंक्शन एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ln का फंक्शन है। तो log के फंक्शन को, यहाँ पे log का फंक्शन पहले आ रहा है, l पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है। तो जो यहाँ पे फंक्शन पहले आता है, हम उसको u लेट करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें हम u किसको लेट करेंगे, u लेट करेंगे हम y को, सॉरी ln y को, क्योंकि log का फंक्शन पहले है ना। u लेट करेंगे ln y को, और v लेट करेंगे हम y को। राइट, अब u का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 अपॉन y, और v का हमें इंटीग्रल चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2। राइट, तो ये इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब ये किसके इक्वल है, हमें पता है कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u डॉट v, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ v। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसको पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगी u एज इट इज। अब u क्या है इसमें, ln y एज इट इज, v का इंटीग्रल क्या है, y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, बीच में आएगा माइनस का साइन, u का डेरिवेटिव जो कि है 1 अपॉन y, और इंटीग्रल ऑफ v क्या है, y स्क्वायर अपॉन 2, तो दैट इज y स्क्वायर अपॉन 2 साथ में dy। राइट, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2 पहले लिख लेते हैं, और ln ऑफ y, और यहाँ पे एक y से एक y ये कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के अंदर सिर्फ y रह जाएगा, तो इंटीग्रल y dy। राइट,
तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, ln y भी एज इट इज रहेगा, माइनस 1/2 y का इंटीग्रल ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, राइट। अब ये हो जाएगा हमारे पास पहली टर्म तो एज इट इज वाई स्क्वायर अपॉन 2 ln y, ये हो जाएगा माइनस 1/2, 2 ज़ा 4 वाई स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे हम y जो हमने लेट किया था, वी नो दैट y किसके इक्वल है, साइन x के। तो जहां जहां आपको y नजर आ रहा है आप साइन पुट कर दीजिए। y की जगह पे जब हम साइन पुट करेंगे तो ऊपर स्क्वायर मौजूद है, और यहाँ पे हो जाएगा ln, अगेन साइन x y की जगह पे, माइनस 1/4 वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट था। तो इस तरह से हमने इस इंटीग्रल को बाय पार्ट्स की हेल्प से इजीली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे गेस्ट पेपर में अगला कौन सा पार्ट था इसका। ये हमने कर लिया है। अगला पार्ट है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स, और ये हमारे पास 6.4 एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन नंबर 4 है 6.4 का, और पार्ट 8 है। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास इंटीग्रल है इसको इक्वल कर देते हैं आई के, आई एक्स स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। अब स्टूडेंट इसमें अगेन हम बाय पार्ट्स की टेक्निक यूज करेंगे, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। बाय पार्ट्स इसलिए क्योंकि इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक लीनियर फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो स्टूडेंट हमने भी पढ़ा हुआ था, ये जो आइलेट की टेक्निक हमने सीखी हुई थी कि आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इसका मतलब है यहाँ पे एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आई पहले आ रहा है, तो जो पहले आता है हम उसको यू लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यू लेट करेंगे किसे, कॉट इनवर्स एक्स को, और वी लेट करेंगे हम एक्स स्क्वायर को। तो बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में यू का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन जो v होता है इसका हमें इंटीग्रल चाहिए होता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल ये x³ अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स लिख के भी दिखा दूं। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये था कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहला फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ v, राइट, साथ में dx। अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, आई इक्वल हो जाएगा, इसको हमने एक्स स्क्वायर, इसको हमने यू लेट किया हुआ है, ये हमारे पास यू है और ये भी है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यू एज इट इज, क्योंकि यू एज इट इज है तो यू क्या है हमारे पास, कॉट इनवर्स एक्स, और v का इंटीग्रल क्या है, x³ अपॉन 3, x³ अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल u का डेरिवेटिव यानी कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल ऑफ v आ जाएगा x³ अपॉन 3, तो x³ अपॉन 3 साथ में dx, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है तो ये आ जाएगा, x³ अपॉन 3 को हम पहले लिख लेते हैं, साथ में है ये कॉट इनवर्स x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर रह जाएगा न्यूमरेटर में x³ और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में dx, राइट। अब इसे हमने इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट किस तरह से करना है, पहली टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, वो तो सिंप्लीफाई हुई भी है, कॉट इनवर्स x प्लस 1/3। अब ये सेकेंड टर्म ये है x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में हमारे पास बड़ा नंबर है तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरह से, कि अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर लिखूं और x³ अंदर जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं तो x1 ज़ा x, और ये एक्स स्क्वायर इंटू x³ माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होके -x आ जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर है x
माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरी चीज अब किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसके न्यूमरेटर की बड़ी टर्म थी, न्यूमरेटर में पावर बड़ी थी, डिनोमिनेटर में छोटी थी, तो इसलिए हमने ये डिवीजन वाला प्रोसेस करके इसको ब्रेक किया है। तो ये इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। अब इसको इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको हम अगले स्टेप में इंटीग्रेट कर देंगे। पहली टर्म तो एज इट इज रहेगी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस 1/3। आप एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, राइट। इसको अगर मैं अगले स्टेप में इंटीग्रेट करूँ या यहीं पे कर देती हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इसका डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव तो 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। ठीक है, तो इसको अगले स्टेप में हम कर लेते हैं। इंटीग्रल इंटीग्रल एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सिर्फ इसके साथ dx लगेगा क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म का हमने इंटीग्रल ले लिया है। I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉट इनवर्स एक्स प्लस, अब 1/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6, अब माइनस 1/3। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में 2x चाहिए, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। यहाँ पे सिर्फ x है, तो इसका मतलब है हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे करवाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो 2 डिवाइड वाला तो ये रहा, और जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था तो इसका इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल था, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस सी आ जाएगा, राइट। तो अगर फंक्शन नीचे मौजूद हो और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है और आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, ln f ऑफ x, ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वही टेक्निक यूज की है। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई ये हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा यहाँ पे। तो I इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 3 2 ज़ा 6 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हर जगह पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो अगर मैं इसको भी 6 बना लूँ, इसको 6 कैसे बनेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो 3 2 ज़ा ये भी 6 बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से 1/6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x³ कॉट इनवर्स x, और डिनोमिनेटर में जो 3 2 ज़ा 6 है वो हमने कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1/6 तो कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ क्या रह जाएगा, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, जो कि बाय पार्ट से हमने सॉल्व किया है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब चलते हैं वापस अपने गेस्ट पेपर में। तो अब स्टूडेंट हमने ये पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया, अब इसका पार्ट सी हमने सॉल्व करना है, जो कि 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, और पार्ट डी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये दोनों मैंने अपनी वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं प्रीवियस वीडियोज में, मैं यहीं पे अटैच कर देती हूँ इन दोनों के सॉल्यूशन, तो आप इसको देखिए, फिर हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, इसको भी हमने डिटेल से सॉल्व किया हुआ है, ये जरा लेंदी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, तो ये इसका सॉल्यूशन हम मैं आगे अटैच कर रही हूँ, तो आप इनका सॉल्यूशन देख लीजिए। है और दूसरा फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो सबसे पहले वी हैव टू कंसीडर द फ्रैक्शन 7x minus 4 upon x minus 3 x स्क्वायर प्लस 2। जो लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर तो सिर्फ a ही सिंपल रहेगा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके ऊपर आ जाएगा bx प्लस c divided by x square plus 2. This is my equation number 1 and this is my equation number 2. अब मुझे a b c इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके x माइनस 3, ये है x स्क्वायर प्लस 2
तो ये हमारे पास हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3। और लेफ्ट साइड में हमारे पास है 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज रखते हैं, यहाँ से b आ जाएगा या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस सी एक्स माइनस 3c 7x माइनस 4। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से, यहाँ से a आ जाएगा और b। अब x का कोफिशिएंट कौन कौन सा है, x इसके साथ है माइनस 3b प्लस c। और कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं, यहाँ से आ जाएगा 2a और यहाँ से आ जाएगा 3c। और ये लिखा हुआ है 7x माइनस 4। नाउ इक्वेट द कोफिशिएंट्स। और इक्वेशंस बना लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी, दूसरे साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0। एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन बी। 2a minus 3c is equals to minus 4, this is my equation number c। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो किस तरह से फाइंड आउट करें, पहले जो इक्वेशन ए है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 के साथ। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ए 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन सी क्या लिखी हुई है, इक्वेशन सी हमारे पास है 2a माइनस 3c इज इक्वल्स टू माइनस 4। इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये 2b है तो 2b यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3c इज इक्वल्स टू, माइनस का प्लस हो जाएगा तो इनसे माइनस करेंगे तो हमने नाम दे दिया इक्वेशन डी का। जो इक्वेशन बी है, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम से, और इक्वेशन ये जो डी है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 3 से। जब b 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन b हो जाएगी हमारे पास माइनस 6b प्लस 2c और 7 2 जा 14। और इक्वेशन d हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 2b था इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6b प्लस 3 3 जा 9c और 4 3 जा 12। अब ये तो कैंसिल हो गई इससे, 9 प्लस 2 इज 11c इज इक्वल्स टू 26 और c की वैल्यू हो जाएगी 26 अपॉन 11। अब ये जो c की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन b में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन b। तो ये माइनस 3b प्लस c की जगह पे हम पुट करेंगे 26 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 7। तो ये
3 भी उस तरफ, -3 भी उस तरफ जाएगा तो 3 भी हो जाएगा, और 26/11 7 इस तरफ आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो b की वैल्यू, इसका एलसीएम लीजिए, तो 11 7 जा 77, 26 - 77 इज -51/33, सॉरी 3। ये 3 जब इधर आएगा तो 11 से मल्टीप्लाई होके 33। इसको 3 के टेबल से सॉल्व करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -17/11। अब ये जो b की वैल्यू आई है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन a, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 था, तो a इक्वल्स टू -b हो जाएगा, और b की वैल्यू है -17/11। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस माइनस प्लस 17/11। तो अब ये जो ए बी सी की वैल्यूज आई हैं, इसको हम उठाएंगे और अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 17/11 x-3। b की वैल्यू है -17/11 x, प्लस c की वैल्यू है 26/11, और डिनोमिनेटर में है x² + 2। बस अब रिमूव करते हैं इस सबको और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आते हैं। ये 17/11 x-3 तो एज इट इज है, यहाँ से 1/11 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास -17x + 26, और डिवाइड होगा ये x² + 2 से, राइट। अब इसको उठाते हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है, हमने आके इसको इंटीग्रेट करवा देना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 7x - 4 अपॉन x-3 x² + 2 dx, ये इक्वल होगा इंटीग्रल 17/11 x-3 dx, प्लस 1/11 को अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर रह जाएगा -17x + 26, और ये डिवाइड होगा x² + 2 के साथ, साथ में dx। ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो सकता है क्योंकि 17/11 तो कांस्टेंट है, ये तो अंडर रूट से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ऊपर है 1/x-3 dx, ये तो सिंपल इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी टर्म है, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। -17x को अलग, यानी कि 17x/x² + 2 की टर्म को अलग, और दूसरी टर्म है हमारे पास 26/x² + 2 साथ में dx। अब इसको सॉल्व करें, 17/11, इसका तो सिंपल डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये आ जाएगा ln x-3 + 1/11। अब ये है x², इसका डेरिवेटिव होता है 2x, हमें ऊपर चाहिए 2x, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड भी करवाएं, तो -17 तो साइड पे आ गया। अब 2 से अगर मल्टीप्लाई भी करवाएं डिवाइड भी करवाएं, तो डिवाइड वाला तो ये रहा, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा ln x² + 2, और यहाँ से ये 26 है, और x² + 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास बच जाएगा इंटीग्रल 1/x² + 2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से है 17/11 ln x-3
और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -17/22 ln x² + 2 + 26/11 और इंटीग्रेट किसे करना है 1/x² + 2 dx। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों को याद है वो फॉर्मूला ये था कि अगर आपके पास 1/x² + a² है और आप इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इक्वल होता है tan इनवर्स x/a और यहाँ पे भी 1/a लिखा जाता है। अब मुझे a का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 है, तो इस 2 को स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं एक काम ये करूं कि ये 2 2 ही रहेगा लेकिन मैं अंडर रूट भी ले लूं और साथ में स्क्वायर भी ले लूं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके 2 2 ही रहेगा। लेकिन अब मेरे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया 1/x² + a², तो मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगी, ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, ये टर्म भी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये हो गई है √2, तो अगर a की वैल्यू √2 है तो मैं यहाँ पे किस तरह से पुट करूंगी, +26/11 तो ऑलरेडी मौजूद है, 1/√2 और साथ में tan इनवर्स x/√2 + c, और यहाँ ये वाली टर्म्स एज इट इज साथ चल रही हैं। अब इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 17/11 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, ln x-3, यहाँ पे -22 में से 11 कॉमन आ गया तो -1/2 ln x² + 2 और फिर ये वाली टर्म है, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये 17/11 तो एज इट इज मौजूद है और ln x-3, अब ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 1/2 इसकी पावर में जा सकता है, तो ये हो सकता है -ln x² + 2 की पावर हाफ, जो कि अंडर रूट हो जाएगा अगले स्टेप में, और ये यहाँ पे क्या है +26/11 √2 tan इनवर्स x/√2 + c। अब ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये प्लस में है तो ये ऊपर और माइनस वाला नीचे आके अंडर रूट में लिख देंगे x² + 2, क्योंकि पावर 1/2 थी जो कि अंडर रूट के इक्वल होती है। अब यहाँ पे √2 मौजूद है, मुझे यहाँ से √2 खत्म करना है, तो मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं, अगर मतलब यहाँ पे भी लिख दूं √2 और यहाँ पे भी लिख दूं √2, और ये है 26/11 √2, साथ में है tan इनवर्स x/√2 + c। ये वाली टर्म तो एज इट इज चलेगी, और यहाँ पे √2 √2 √2 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 2 रह जाएगा, तो ये 2 और इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, देखिए ये √2 है और ये भी √2 है, ये है √2 √2 सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 26/11 tan इनवर्स x/√2 + c। अब ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 13, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 17/11 ln x-3 डिवाइडेड बाय √x² + 2
और यहाँ से आएगा 13√2/11 टेंजेंट इनवर्स x बाय √2 प्लस c। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये तो dx ही रहेगा और डिनोमिनेटर में ये x माइनस 4 ही रहेगा। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है। अब इस 9 को हम इस तरह से ब्रेक करें, -9 को इस तरह से ब्रेक हमें करना चाहिए कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हमें +16 चाहिए। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 16 माइनस 25 में। 16 माइनस 25 करें, -9 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, +16 माइनस 25। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dx अपॉन x माइनस 4 अंडर रूट के साथ। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और -25 का 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। अब इसमें जो हमने सपोजिशन करनी है वो भी इस तरह से करनी है कि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है। इसका डेरिवेटिव ले लें तो सेक का डेरिवेटिव आता है सेक थीटा टेन थीटा। साथ में हम डी थीटा भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डी थीटा होता है वो इसी स्टेप में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको सारी वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन में डाल देनी है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो 1 में सारी वैल्यूज डालने से क्या बन जाएगा, इंटीग्रल dx की जगह पे 5 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस 4 को हमने क्या लेट किया हुआ है, 5 सेक थीटा, और अंडर रूट के अंदर 5 सेक थीटा का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 5 सेक थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रल टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब यहां से 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर ये 5 को रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके 1/5 रह जाएगा, और अंदर ये टेन थीटा है, और इसका भी फॉर्मूला खोलें सेक स्क्वायर थीटा -1, और बाहर रूट भी मौजूद है तो इससे आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और रूट से कैंसिल आउट होके सिर्फ टेन थीटा रहेगा। टेन थीटा से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1/5 इंटीग्रल डी थीटा। तो अब इंटीग्रल डी थीटा को इंटीग्रेट करें, थीटा प्लस सी हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/5 थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, इस वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक उस तरफ जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, x माइनस 4/5, राइट। और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। अगर वो इक्वल नहीं होते तो उसको रिड्यूस करने का मेथड डिफरेंट है। तो बेसिकली दिस इज अ केस ऑफ रिड्यूसिबल टू इक्वेशन फॉर्म। तो अब हमने चेक करना है A1। अच्छा, ये किस तरह से हमें पता चलेगा, ये हमें पता है कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है ये इस तरह से लिखा हुआ होता है A1x प्लस B1y प्लस C1,
और डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है ये हमारे पास होता है a2x प्लस b2y प्लस c2। तो अगर मैं a1 की वैल्यू देखूं, x का कोफिशिएंट देखूं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो a1 इज इक्वल्स टू 1। और अगर मैं a2 देखूं, a2 डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट ये भी है 1, तो ये तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 1 का, राइट। अब मुझे b1 और b2 चेक करना है। b1 की वैल्यू क्या है, जो y का कोफिशिएंट है यहाँ पे है 1, और नीचे y का कोफिशिएंट है -1, तो इसका रिजल्ट आया है -1। तो इन दोनों का रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि इसका रिजल्ट आया है 1 और इसका रिजल्ट आया है -1, सो दीज आर नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के केस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है ये हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने देख लिया कि रेशियोज इक्वल नहीं थे। अब जब रेशियोज इक्वल नहीं होंगे तो हमने काम शुरू कहाँ से करना है? वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू y प्लस k। यहां से अपना काम शुरू करना है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो dx का डेरिवेटिव कैपिटल dx का डेरिवेटिव अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x लूं तो यहाँ पे dx अपॉन dx और h का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं dy का डेरिवेटिव लूं तो यहाँ से कैपिटल dy आ जाएगा और k का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 0। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और इक्वेशन 1 में जब अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये जो d स्मॉल y है, अब ये स्मॉल y किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल y में। और स्मॉल x कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल x में। और स्मॉल x की जगह पे आ जाएगा x प्लस h, और y की जगह पे आ जाएगा y प्लस k, और +1 तो एज इट इज रहेगा। सेम x की जगह पे हम पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h, माइनस y की जगह पे पुट करेंगे कैपिटल Y प्लस k, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस ये कैपिटल Y हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल y नहीं होगा। अब हमने x प्लस y को एक साइड पे रखा, बाकी जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको हमने दूसरी साइड पे कर दिया। h प्लस k प्लस 1 को हम दूसरी साइड पे ले आए। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, x माइनस वाई को हम एक साइड पे रखते हैं और प्लस h माइनस के को हमने दूसरी साइड पे ले आए। तो ये कैपिटल dy अपॉन dx। अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि ये जो h प्लस के प्लस 1 है ये इक्वल्स टू 0 है। लेट +1 इज इक्वल्स टू 0, और डिनोमिनेटर में क्या है, h माइनस के, इसको भी अज्यूम कर लेते हैं h माइनस के इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन है और मुझे h और k की वैल्यूज चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। यहाँ से मैंने सॉल्व किया तो h इज इक्वल्स टू k आ गया, तो यहाँ पे हम k की जगह पे h पुट कर लेते हैं। +1 इज इक्वल्स टू 0, 2h प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो h की वैल्यू आ गई -12, राइट। h की वैल्यू -12 है तो h इज इक्वल्स टू k है, तो k की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास -12। तो h और k की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकाल ली। आगे जाके अगर हमें पुट करनी पड़ेंगी तो h की वैल्यू -12 और k की वैल्यू -12 हम पुट कर देंगे, राइट। इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब हमने क्या करना है, अपने इस इक्वेशन में dy अपॉन इस वाली इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 में अब जो dy अपॉन dx है ये इक्वल हो जाएगा x प्लस h, सॉरी x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि h की वैल्यू है -12, k की वैल्यू है -12, -12 -12 -1 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी h की वैल्यू है -12, k की वैल्यू है -12, बीच में है माइनस का साइन, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास 0 हो गई हैं। तो रिजल्ट क्या आया, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब ये जो इक्वेशन है, नाउ दिस इज होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फॉर्म बन गई यहाँ पे आके। कैसे चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है? x की जगह पे x की जगह पे आप लैम्डा x पुट करें, y की जगह पे लैम्डा y पुट करें, डिनोमिनेटर में भी पुट करें, दोनों से कॉमन आ रहा है
तो जब कॉमन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस बनने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपके पास ये जो y है इसको अज्यूम कर लें v इंटू एक्स, और जो dy अपॉन dx आपके पास हो जाएगा, ये मैंने आपको जब होमोजेनियस इक्वेशन हमने पढ़ी थी तो डिटेल में बताया था। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद ये जो इक्वेशन है जिसको हमने 3 का नाम दिया है इसमें पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने के बाद dy अपॉन dx इसकी जगह पे आ जाएगा v प्लस, यानी कि ये वाली टर्म v प्लस एक्स, साथ में dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। राइट, ऊपर से भी एक्स कॉमन आ रहा है, नीचे से भी एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक्स कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और क्या रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। और यहाँ का जो v है उधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वी। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 माइनस वी। अब प्लस वी से माइनस वी कैंसिल आउट हुआ, तो ये जो x dv अपॉन dx है ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर के। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गई है इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेट कर दें। जहां पे dv है उसके डिनोमिनेटर में ले आए 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये भी सेपरेट हो गया। x मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और साथ में dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि ये जो 1 माइनस वी है ये जो डिनोमिनेटर में है इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, साथ में है dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स, साथ में है dx। राइट, अब ये 1 माइनस वी और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस वी स्क्वायर। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, या सबसे पहले हम ये करते हैं कि 1 के नीचे सेपरेट करके लिखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। दोनों टर्म्स को हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिए, बाकी एज इट इज चल रहा है। अब ये हमारे पास इंटीग्रेट की कर दीजिए इन दोनों को 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हमें हमारे पास फॉर्मूला मौजूद होता है, ये इक्वल होता है tan इनवर्स v माइनस, अब ये देखिए स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1 प्लस वी स्क्वायर, डेरिवेटिव इसका होता है 2v। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आके डिवाइड भी हो जाएगा, तो फिर इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर मौजूद है, तो हम एक माइनस 1/2 तो बाहर रखेंगे और साथ में आ जाएगा ln 1 प्लस वी स्क्वायर, और इस तरफ आएगा ln x प्लस सी। राइट, अब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v क्या था हमारे पास, यहाँ पे देख लीजिए v यहाँ से निकल आएगा, v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, कैपिटल Y अपॉन एक्स, तो tan इनवर्स v की जगह पे आ जाएगा कैपिटल Y अपॉन कैपिटल एक्स माइनस 1/2 ln 1 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन कैपिटल X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। राइट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 ln, एलसीएम ले लीजिए, इज इक्वल्स टू ln x प्लस सी। बस अब इसको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता। माइनस
अब ये 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास ln का रूल होता है कि जो कोफिशिएंट में लिखा हो वो इसकी पावर में इजीली जा सकता है। तो x² + y² अपॉन x² की पावर में आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू ln x + c। अब ये जो 1/2 है ये हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये तो है tan इनवर्स y/x माइनस ln। अब ये 1/2 दोनों पे एप्लीकेबल होगा, ऊपर आ जाएगा √x² + y², और डिनोमिनेटर में जब 1/2 अप्लाई करेंगे पावर में तो 2 कैंसिल होके सिर्फ x रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ln x + c। तो अब ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो आप सिंपल क्या काम करें, ln को सेपरेट करके लिखें और बीच में माइनस का साइन लगा दें। माइनस ln x इज इक्वल्स टू ln x + c। माइनस ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ये तो एज इट इज चलेगा, tan इनवर्स y/x, ये आ जाएगा माइनस ln √x² + y² माइनस माइनस प्लस ln x इज इक्वल्स टू c, सॉरी इज इक्वल्स टू ln x + c। ये कैंसिल हुआ क्योंकि जब ये इधर आएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा tan इनवर्स, अभी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है बल्कि अभी इस पे और भी सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है। tan इनवर्स y/x माइनस ln √x² + y² इज इक्वल्स टू c। अब यहाँ पे ये जो कैपिटल X कैपिटल Y है इसको हमने खत्म करना है, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो स्मॉल x था वो इक्वल था x + h के, जो हमने यहाँ पे अज्यूम भी किया था यहाँ पे। अब मुझे कैपिटल X की वैल्यू चाहिए, कैपिटल X की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी x - h, और उसी तरह से y इज इक्वल्स टू y + k था, तो अब मुझे कैपिटल Y की वैल्यू चाहिए तो ये इक्वल हो जाएगी y - k के। तो अब जो मेरी इक्वेशन, मैं प्रीवियस इक्वेशन दोबारा लिख दूं, tan इनवर्स y/x माइनस ln √x² + y² इज इक्वल्स टू c था। अब y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x - h, y की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, सॉरी ये y है, y की जगह पे y - k, और x की जगह पे x - h, ये पुट कर दिया, माइनस ln √x² यानी कि x - h का स्क्वायर, y² यानी कि y - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। अब h और k की हमने वैल्यू निकाली हुई है, क्या वैल्यूज हैं, h की भी -½ है, k की भी -½ है। तो h और k की वैल्यू पुट करते हैं, h की है -½ और k की भी -½ तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y - k की वैल्यू है -½ अपॉन x - -½ माइनस ln √x -½ का स्क्वायर प्लस y -½ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। अब ये x ये स्मॉल x है, नॉट कैपिटल x, क्योंकि जो कैपिटल X था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है स्मॉल x के साथ, राइट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2y + 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2y + 1 अपॉन 2 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस ln √ अब a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, a² -2ab 2x और b क्या है 1/2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कीजिए, a² -2a और साथ में b
प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे tan इनवर्स 2y प्लस 1/2x प्लस 1 एज इट इज माइनस ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, पहले y स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये माइनस हाफ था ना यहाँ पे, ये प्लस का होगा क्योंकि h की वैल्यू माइनस हाफ थी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का x, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से आ जाएगा प्लस का y। अब ये 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू सी। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी कि इक्वेशन जो हमें गिवन थी हमने उसको पहले रिड्यूस किया डिफरेंशियल होमोजीनियस फॉर्म में इस तरह से। ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी हमने इसको रिड्यूस किया, पहले तो ये चेक किया कि भाई इनके रेशियोज इक्वल हैं या नहीं है, फिर रेशियोज इक्वल नहीं थे तो ये मेथड को हमने फॉलो करना है। ये मेथड को फॉलो करते हुए हमने अपनी इक्वेशन को रिड्यूस किया होमोजीनियस फॉर्म में, वेरिएबल्स भी चेंज कर लिए, पहले कैपिटल स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था, फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया। जब ये होमोजीनियस फॉर्म में आ गई फिर होमोजीनियस का मेथड यूज करते हुए, ये सारा होमोजीनियस का मेथड है, होमोजीनियस का मेथड यूज करते हुए उसको इंटीग्रेट किया हमने, और इंटीग्रेट करते हुए इन द एंड हमने कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी। यहाँ पे अपना काम शुरू करना है, पुट y is equals to v into x, then dy upon dx is equals to v plus x dv into dx। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो dy अपॉन dx की जगह पे हमारे पास आ जाएगा v प्लस एक्स dv इंटू डी एक्स, y की जगह पे वी एक्स एज इट इज प्लस साइन y की जगह पे वी एक्स अपॉन x, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x से x कैंसिल हुआ सिर्फ v रह गया, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हुआ तो साइन v हो गया, इस v से ये v भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन वी। साइन वी नीचे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन वी साथ में डी वी इज इक्वल्स टू 1/x साथ में डी एक्स। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1/sin v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/sin का इंटीग्रल या 1/sin को पहले हम फॉर्मूले में अगर बंद करें तो ये हो जाएगा cosec v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x dx। cosec v का इंटीग्रल ये हो जाएगा ln, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ln cosec v माइनस cot v, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस ln c के साथ, क्योंकि कांस्टेंट के साथ भी ln लगाएंगे क्योंकि सारी टर्म्स में ln है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा फाइनली, v की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ln cosec v की जगह पे y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ln x इंटू सी, ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। ln से ln कैंसिल आउट हुआ तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, cosec y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स। तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, जो होमोजीनियस इक्वेशन हमें गिवन थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल
ओके स्टूडेंट, हम ये देख चुके हैं इनके सॉल्यूशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं और इसमें हमने ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंगली, ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करते हुए हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 0 से π/2 और sin x dx। और ये एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया है। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स, और ये है हमारे पास साइन एक्स। और इसमें जो लोअर लिमिट है जिसको हम ए कहेंगे ये है 0, और जो अपर लिमिट है जो बी हम कहेंगे ये है π/2, राइट। और टोटल इंटरवल्स कितने, इनकी वैल्यू 7 इंटरवल्स पे हमने काम करना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करने के लिए हम पहले एच निकाल लेते हैं, बी माइनस ए अपॉन एन करके। तो b की वैल्यू है π/2 और a है 0, तो π/2 माइनस 0 ये π/2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा π/2 अपॉन 7। तो ये बन जाएगा h की वैल्यू π/14, राइट। तो h यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, π/14। तो ये जो h हमारे पास π/14 है, इसको हम यूज करते हुए एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें तो चाहिए डिफरेंट वैल्यूज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 0 पे निकालनी है, फिर हम निकालेंगे π/14 h की वैल्यू है। तो सेकेंड वैल्यू निकलेगी π/14 पे। फिर π/14 में प्लस π/14 करेंगे तो π/7 आ जाएगा। π/7 में h को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3π/14 आ जाएगा। फिर प्लस π/14 करेंगे तो 2π/7 आ जाएगा। और फिर 5π/14, फिर 3π/7, और लास्ट में हमारे पास π/2। लोअर लिमिट 0 से शुरू करना है, h को प्लस करते जाना है, और अपर लिमिट क्या है, π/2 तक हमने जाना है। तो लोअर लिमिट से शुरू करना है और h को ऐड करते हुए हमने π/2 तक जाना है। अब हमारे पास जो ये फंक्शन है साइन x का, अब इसको, ये हमारे पास x की वैल्यूज है सारी, और नीचे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज, और फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन x। अब x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूं तो साइन 0 0 होता है। फिर साइन π/14, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 0.22252। फिर साइन π/7 ये होगा 0.4338। फिर 3π/14 ये होगा 0.62348 फिर साइन के साथ 2π/7 तो ये होगा 0.781831। फिर साइन 5π/14 ये होगा 0.9097। फिर 3π/7 साइन पे पुट करेंगे तो 0.974927, और साइन π/2 ये 1 होता है, राइट। यहाँ पे जो ट्रिपेजॉइडल रूल हमने यूज करना है उसको लिख लेते हैं। और ट्रिपेजॉइडल रूल हमारे पास क्या होगा कि अगर आपको इंटीग्रल a से b एफ ऑफ एक्स dx इंटीग्रेट करना है आपको एफ ऑफ एक्स, तो ये इक्वल होगा h/2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस लास्ट वाला क्या होगा। अच्छा, अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 तक जा रहा है। तो लास्ट वाला है x7। तो फर्स्ट और लास्ट तो ऐसे आ जाएगा, और बाकी जो सेंटर के हैं यानी कि एफ ऑफ x1 ये 2 से मल्टीप्लाई होंगे, प्लस एफ ऑफ x2, और ये कहाँ तक, ये ऐड होंगे ये सब एफ ऑफ, ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4 प्लस एफ ऑफ x5 प्लस एफ ऑफ x6 तक ही जाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं तो ये वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट की है, ये एफ ऑफ x1 की है, ये एफ ऑफ x2 है, इसी तरह से ये एफ ऑफ x3 की वैल्यू है,
ये वाली f(x4) है, ये वाली x5, और ये f(x6), और ये वाली f(x7). तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम पुट करते हैं। h की वैल्यू तो है π/14, तो π/14 और 2 ऑलरेडी मौजूद है। अब f(x0) इसकी वैल्यू है 0, और f(x7) ये है 1। और फिर इन सारे नंबर्स को, ये जो सेंटर वाले नंबर्स हैं f(x1) से f(x6) तक, आप इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3.9376, राइट। अब ये हो जाएगा π/28, 14 2 28, और ये यहाँ पे 1, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7.875239। इसको +1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/28, तो एज इट इज, +1 करने से ये हो जाएगा 8.875239, और इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 28 कर दीजिए, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.995800। तो ये मेरे पास इंटीग्रल इवेलुएट हमने कर लिया ट्रेपोजाइडल रूल के अकॉर्डिंगली। ट्रेपोजाइडल रूल यूज किया है हमने इसमें, राइट। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास गेस्ट पेपर में जो अगला सवाल है, ये वाला हमने कर लिया है। जो अगला क्वेश्चन गेस्ट पेपर का है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही अगला पार्ट है, और इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना है। और ये 12.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना है, और इसमें जो फंक्शन हमारे पास है f(x), ये है 4x² + 6, और इसमें जो लोअर लिमिट है वो हमें गिवन है 0, और जो अपर लिमिट है b, ये हमें गिवन है 3, और टोटल 4 इंटरवल्स हैं, तो n की वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पहले h निकाल लेंगे, b - a/n करके, तो ये हो जाएगा 3 - 0/4, तो 3/4 ये आ जाएगा 0.75। तो h की वैल्यू हमने यहीं पे निकाल ली, जो कि आ गई है 0.75। तो ये h की वैल्यू है हमारे पास। अब हम डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं अपने फंक्शन के लिए। स्टार्ट करना है लोअर लिमिट से। फर्स्ट वाला होगा x, और नीचे वाला है f(x). तो स्टार्ट करना है लोअर लिमिट से, यानी कि 0 से, और 0.75 इस पे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.75। फिर अगेन इस पे h को ऐड करते जाइए, 0.75 पे अगेन 0.75, तो ये 1.5। अब इसमें 0.75 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.25। अब 2.25 में 0.75 को ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा 3। और फंक्शन क्या है, 4x² + 6। x की जगह पे आप 0 पुट कीजिए, तो 0 4 ज़ा 0, और सिर्फ यहाँ पे 6 रह जाएगा। अब x की जगह पे 0.75 पुट कीजिए, इसका स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करके +6 करेंगे, तो ये आ जाएगा 8.25। इसी तरह से 1.5 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। 2.25 x की जगह पे पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 26.25, और 3 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 42। तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। इसको अगर मैं लिखूं, तो ये हो जाएगा f(x0), ये वाली है f(x1), ये है f(x2), ये है f(x3), और ये वाली वैल्यू है f(x4) की वैल्यू। अब यूज करते हैं हम सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला। और सिम्पसन 1/3 क्या कहता है, सिम्पसन 1/3 ये कहता है कि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 3। फंक्शन हमारे पास है 4x² + 6 dx। तो ये इक्वल होगा, सबसे पहले h/3 लिख दें, ये मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ सिम्पसन 1/3 के लिए। तो f(x0) सबसे पहले आएगा, जिसको हम y0 भी कह सकते हैं, लेकिन चाहे तो f(x0) कह लें।
तो ये आ जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस, अब लास्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स फोर, तो एफ ऑफ एक्स फोर यहाँ पे आएगा और 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री के साथ, और 3 मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स टू के साथ। तो ये फॉर्मूला है सिम्पसन वन थर्ड का। तो फॉर्मूला याद होंगे तभी आप हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लिख पाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे h की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। h की वैल्यू है 0.75 अपॉन 3 तो रहेगा। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू है 6, एफ ऑफ एक्स फोर की वैल्यू है 42, एफ ऑफ एक्स वन ये है मेरे पास 8.25, और ये प्लस हो रहा है किसके साथ, एक्स थ्री वाले के साथ, तो ये है 26.25, और प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स टू, दैट इज 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.75 अपॉन 3, 6 प्लस 42 इज 48, प्लस अब इन दोनों को हम प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 138, और 15 थ्री जा, ये हो जाएगा 30। सॉरी ये 2 है ना यहाँ पे, ये सॉरी ये 3 नहीं होगा, ये 2 वो होगा यहाँ पे, ये 2 है। 15 टू जा 30। अब ये क्या हो जाएगा, 0.75 अपॉन 3, और अंदर वाले नंबर्स को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 216। अब इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये आ जाएगा, यहाँ पे मैं बाकी सॉल्व कर रही हूँ, 162 अपॉन 3, और जब 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 54, राइट। तो ये हमने सॉल्व कर लिया ये इंटीग्रल, और इंटीग्रल सॉल्व करने से जो रिजल्ट आया है इसको मैं लिख भी दूं यहाँ पे। हमने क्या सॉल्व किया है, 0 से 3 4x स्क्वायर प्लस 6 dx, इसको सॉल्व किया है तो रिजल्ट आया है 54 इज इक्वल्स टू 54। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है। तो बस फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। इसका इसका जो बुक में आंसर है वो है 31.33, जो कि नॉट पॉसिबल फॉर दिस केस, तो इसका आंसर यही है 54। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं अपने गेस्ट पेपर में। ये हमने कर लिया है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तो हमें करने की जरूरत नहीं है ऐसा, क्योंकि ये कंप्लीटली सॉल्व है पेज नंबर 334 आपकी बुक में। एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल का सवाल है जो कि चैप्टर 9 से एग्जाम्पल हमने ली हुई है, पेज नंबर 334 में मौजूद है। और ये जितने भी हाइपरबोला के क्वेश्चन है ये हमने अपने वीडियोस में भी किए हुए हैं। अगर आपको वो हाइपरबोला के बाकी क्वेश्चन देखने हैं जिसमें हमने सेंटर, फोसाई, सेंट्रिसिटी, वर्टिसेस फाइंड आउट किया है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में आप हाइपरबोला के बाकी क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास पेज नंबर 334 में मौजूद है, तो वहां से आप ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू बाय यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव रूल, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और ये एग्जाम्पल है 4.4, ये एक्सरसाइज है 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू हमने निकालनी है, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा -2। तो ये डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स इसको 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल इसलिए करेंगे ताकि हमें यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल सके।
तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2 जब राइट साइड पे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी 1। तो ये जो x की वैल्यू हमें मिली है, ये हमने कैसे मिली है कि हमने f डैश x को 0 के इक्वल किया है, यानी कि डेरिवेटिव को जब 0 के इक्वल किया तो हमें इससे मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गया है। अब ये देखना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम का पॉइंट है या मिनिमम का पॉइंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन f डैश ऑफ x आई थी, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें भले से, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ताकि डबल डेरिवेटिव आ जाए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये f डैश x अभी हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव लीजिए 2x है तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 होता है। तो ये f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, इसका रिजल्ट जो 2 आया है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम कहते हैं कि ये जो x की वैल्यू है ये मैक्सिमम पॉइंट पे आएगी, मैक्सिमम पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम पॉइंट तो आएगा, बट वो मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ पे, अपनी इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, राइट। तो जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2, x की जगह पे 1 पुट करेंगे +3, 1 -2 +3, तो ये 1 -2, ये -1, -1 +3 इज 2। तो f ऑफ 1 का रिजल्ट आया है 2। इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास 2 आई है, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई है, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे, यहाँ पे हम फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं, हेंस द अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आया है, इसको मैक्सिमम पॉइंट नहीं लिखना, बल्कि अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो ये मिनिमम पॉइंट कहलाता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 1। अगर ये नेगेटिव में होता फिर मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आता, राइट। तो हम लिखेंगे हेंस द मिनिमम पॉइंट एट x is equals to 1 and the minimum value भी हमने निकाली है, and the minimum value is 2 at x is equals to 1। मतलब ये हमारे पास पहले तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हुए, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 करते हुए क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, फिर सेकंड डेरिवेटिव को हमने देखा कि अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम पॉइंट होगा, अगर ये लेस देन 0 होता तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता। फिर उस हमने पॉइंट को उठाया और अपने फंक्शन में पुट किया जो ओरिजिनल फंक्शन था, इससे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू होगी, यानी कि अगर मिनिमम पॉइंट है तो ऑब्वियसली वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम पॉइंट पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है 2। इस तरह से हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं गेस्ट पेपर में अगला सवाल क्या है। ये हमने कर लिया है, यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है, जो कि है ए बी सी वर्टिसेस हमें गिवन है, और हमने ये बताना है कि ये राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। अब स्टूडेंट 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था, जिसमें सिर्फ राइट बाइसेक्टर्स के बारे में बात नहीं की थी, हमने उसमें बाकी भी मीडियंस के बारे में बात की थी कि मीडियंस किसी भी ट्राइंगल के कॉन्करेंट होते हैं, एल्टीट्यूड किसी भी ट्राइंगल के कॉन्करेंट होते हैं। तो मैं वो वाली वीडियो इसके साथ में अटैच कर देती हूँ ताकि आपको इसके राइट बाइसेक्टर्स के भी पता चल जाए कि वो कॉन्करेंट होते हैं, और इसके अलावा मीडियन का भी पता चल जाए, वो एक एडिशनल चीज होगी आपके लिए। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंसी के बारे में हमने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में
देख लिया था कि कॉन्करेंट क्या होते हैं और कॉन्करेंसी किस तरह से निकाली जाती है, किसी भी 2 या 3 लाइंस का कॉन्करेंट पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। नाउ we are going to prove that right bisector of the triangle is concurrent. ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसी तरह से पहले हम ये काम कर लें, फिर हम मीडियंस के लिए भी काम करेंगे, फिर हम एल्टीट्यूड के लिए भी काम करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल की जरूरत है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ABC। इस तरह से ये हमने ट्राइंगल बना लिया और इसको लेबल कर देते हैं। दिस इज योर वर्टेक्स A और एक हमें गिवन है -1,5। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 7,6। अब स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। इससे पहले भी हमने राइट बाइसेक्टर का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किया था 7.6 के पार्ट 1 का। बेसिकली जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी ट्राइंगल के साइड की, जो कि मिड पॉइंट से पास हो रही होती हैं। अब लेट से हमने राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स की लाइन कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊं। तो ये मेरे पास है लाइन AB, राइट। अब लाइन AB में मुझे यहाँ के मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट कहाँ है? लेट से इसका मिड पॉइंट यहाँ बनता है, सपोज दैट। अब मुझे इस मिड पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और सपोज दैट वो परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करें। इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर लाइन को, तो ये कुछ हमें परपेंडिकुलर लाइन लग रही है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि अगले वर्टेक्स से भी क्रॉस हो। जिस तरह ये वर्टेक्स से क्रॉस नहीं हो रही, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये वर्टेक्स से क्रॉस हो। तो एक लाइन तो ये हो गई जो कि लाइन AB की राइट बाइसेक्टर है। राइट का मतलब ये है 90 का एंगल, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये अपने दोनों पार्ट्स को, यानी कि लाइन के दोनों पार्ट्स को इक्वल पॉइंट पे कट कर रही है। फिर इसी तरह से यहाँ का पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ का जो मिड पॉइंट है वो तकरीबन ये वाला मिड पॉइंट बन रहा है, सपोज दैट। तो यहाँ से अगर मुझे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ की परपेंडिकुलर लाइन तकरीबन इस तरह से बन रही होगी। तो ये एक राइट बाइसेक्टर की लाइन है CB के लिए, राइट। इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर हम बनाएं, तो तकरीबन ये इस तरह से बन रही होगी, राइट। अब इसी तरह से मुझे लाइन AC का मिड पॉइंट देखना है पहले। तो AC का मिड पॉइंट लेट से कहीं यहाँ बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि वो दूसरी लाइन को कट करते हुए गुजर रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तीनों का मीट कर रहा होगा, तीनों बाइसेक्टर्स का मीट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। अब हम यहाँ पे इसको लेबल भी कर देते हैं। लेट से कि ये जहां से पास हो रहा है, इसका जो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट D है। यहाँ पे ये वाला मिड पॉइंट E है और ये वाला जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये F है, राइट। अब सबसे पहले हम ये यहाँ पे लिखते हैं कि DEF are the midpoints किसके मिड पॉइंट्स हैं ये? ऑफ D है AC का, लाइन AC, और E है लाइन BC का, एंड F is a midpoint of line AB रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि D जो है वो AC लाइन का मिड पॉइंट है, E जो है वो BC लाइन का मिड पॉइंट है, और ये जो F है वो AB लाइन का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। सबसे पहले हम D फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D किस तरह से फाइंड आउट होगा? D इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, और मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इस तरह करके हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा, देन y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके हमारे पास y कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी? ये x1 y1 होगा और ये इसके लिए x2 y2 होगा। तो x1 है मेरे पास -1,
और x2 है मेरे पास 7/2, y1 है मेरे पास 5 और y2 है मेरे पास 6/2। -1 + 7 6/2 और ये हो जाएगा 11/2। तो मेरे पास डी के पॉइंट्स आ गए हैं 2 1 2 2 3 6 और यहाँ पे 11/2। तो डी जो कि मिड पॉइंट है लाइन ए सी का, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेम इन दिस प्रोसेस हम पॉइंट ई के भी मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। और ई के किस तरह से फाइंड आउट होंगे, सेम यही फॉर्मूला यूज करते हुए। और ई किसका मिड पॉइंट है, लाइन बी सी का। तो ये इसके लिए x1 y1 है और ये इसके लिए x2 y2 है। तो x1 + y1/2 y1 + y2/2 7 + 2 9/2 3 + 6 9/2। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट ई के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट एफ। और एफ के लिए ए बी का ये मिड पॉइंट है। तो x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो x1 + x2 यानी कि -1 + 2/2 और y1 + y2/2। तो f आ जाएगा 2 - 1 is 1/2। 5 + 3 is 8। 8 divided by 2 is 4। तो हमारे पास f के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, यानी कि डी ई एफ जो तीनों मिड पॉइंट्स थे, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। जब हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरी लाइन जो हमें निकालनी है, अगर वो हमारे पास उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है हम उस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं एसी लाइन का। एसी लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है और इसको हम कहेंगे ये m1 है, राइट। स्लोप का फॉर्मूला भी हमें याद है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अब m1 निकालने के लिए हमारे पास y2 क्या है, AC लाइन का स्लोप है। तो AC लाइन के लिए ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 क्या है 6, y1 क्या है 5। 7 - -1, 6 - 5 is 1 and 7 + 1 is 8। तो m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8। राइट। अब इसी तरह से हम दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ बीसी लाइन, बीसी जिसको हम कहेंगे कि ई क्या है m2 और फॉर्मूला वही है y2 - y1। अब बीसी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। इसमें y2 क्या है 6, y1 क्या है 3, फिर है 7 - 2। तो 6 - 3 is 3, 7 - 2 is 5। तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/5। दिस इज योर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। अब इसी तरह से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे फॉर ए बी लाइन। स्लोप ऑफ ए बी जिसको हम नाम देंगे m3 का, और m3 फाइंड आउट होगा ए बी लाइन ये है 3 - 5 अपॉन 2 - -1 यानी कि 2 + 1। तो 3 - 5 हो जाएगा -2/2 + 1 is 3। तो m3 की वैल्यू आ गई -2/3। m3 की वैल्यू आ गई -2/3। तो ये तीनों स्लोप्स आ गए हमारे पास और तीनों ही मिड पॉइंट्स भी आ गए हैं।
अब हम यहाँ पे पहले राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं, और राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं एसी लाइन का। ठीक है, ये एसी लाइन है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन। राइट, अब राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन हमारे पास क्या है, ये डी का पॉइंट है जो कि आगे किसी पॉइंट से मैच हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। डी का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ही, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 11/2। तो डी है 3 11/2। राइट, अब मुझे इसका स्लोप भी चाहिए, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव, इसका जो स्लोप है इसको हम m1 डैश का नाम दे रहे हैं। m1 डैश ये किसके इक्वल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट लाइन, लाइन एसी। एसी का स्लोप m1 था, ये देखिए एसी का स्लोप m1 है। अब m1 की वैल्यू है 1/8। जब इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं -1 m1 की वैल्यू है 1/8, तो m1 डैश हो जाएगा हमारे पास 8। तो इसका स्लोप भी हमारे पास आ गया है। एक स्लोप हमारे पास मौजूद है, एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या होती है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब ये x1 y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है हमारे पास 11/2, m है इसका 8 और x1 की वैल्यू है 3। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2y माइनस 11, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 16 x माइनस 3, 2y माइनस 11 16x माइनस 16 3 48। अब ये 16x है, m1 डैश की वैल्यू -8 होगी, ये वाला माइनस यहाँ पे लगेगा, तो ये m1 की वैल्यू -8, तो यहाँ पे -16x माइनस माइनस प्लस 48। 16x जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2y, 48 जब राइट साइड पे जाएगा तो -48 माइनस 11 इज -59। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी। राइट बाइसेक्टर की पहली इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर ऑफ, जो सेकेंड लाइन है हमारे पास जिसको हम बीसी की लाइन कह रहे हैं, उसका राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और इसका मिड पॉइंट था हमारे पास E, और E के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं 9/2 और 9/2। और अब जिसका स्लोप फाइंड आउट होगा, जिसको हम m2 डैश कहेंगे, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा m2 के, क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m2 डैश इज इक्वल्स टू -5/3। तो ये इसका स्लोप हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, पॉइंट की भी मौजूद है और हमारे पास स्लोप भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं y माइनस y1 है 9/2, ये x1 y1 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, m है -5/3, x माइनस x1 है 9/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 2y माइनस 9, ये है -5/3, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9। ये 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 9 और -5 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 9 से। 3 2 6y, 9 3 27,
माइनस 5 2 10x माइनस माइनस प्लस 9 5 45। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। -10x लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 6y 45 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -27 के साथ -72 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट बाइसेक्टर। अब किसका राइट बाइसेक्टर निकालना है? थर्ड राइट बाइसेक्टर निकालना है, थर्ड लाइन का राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अब इसका भी मिड पॉइंट हमें गिवन है जिसको हमने एफ का नाम दिया था, और इसका पॉइंट है 1/2 4। ये आप देख भी सकते हैं प्रीवियस वाली से, ये 1/2 और 4 ये था। और इसका जो स्लोप होगा m3 डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 3। तो नेगेटिव m3 की वैल्यू थी -2/3, तो -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 3/2। तो m3 डैश जो कि परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के, इसका स्लोप आ गया 3/2। अब इसको भी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए इक्वेशन डेवलप करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट मौजूद है और स्लोप भी मौजूद है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 क्या है हमारे पास? 4। स्लोप क्या है इसका? 3/2 x माइनस 1/2। राइट। अब ये y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 1। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से। तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3। तो ये 6x को इधर ही रहने दें, 4y को राइट साइड पे ले जाएं तो -4y हो जाएगा, -16 को राइट साइड पे ले जाएं तो +16 माइनस 3 इज 13। तो ये तीसरी इक्वेशन भी आ गई राइट बाइसेक्टर की। अब क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, ये आप देखिएगा। क्वेश्चन में ये था कि आप क्या करें, ये प्रूफ करें कि राइट बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल के कॉन्करेंट होते हैं। तो कॉन्करेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्करेंसी निकाली है 3 लाइंस की, अब ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे। ये जो तीनों इक्वेशन हमारे पास आई हैं, तीनों इक्वेशन की कॉन्करेंसी निकालने के लिए हम तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 16x प्लस 2y माइनस 59 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आई थी 10x प्लस 6y माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड आई थी हमारे पास 6x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन जिसको मैंने बॉक्स बना के लिखा है, ये हमने रीराइट की है। क्या करना है, जब इनकी कॉन्करेंसी निकालनी है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि आप क्या करें, यहाँ पे लिखें A1, यहाँ पे लिखें A2, यहाँ पे लिखें A3, यहाँ B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब है लाइंस आर कॉन्करेंट। अब A1 यहाँ पे क्या है? A1 A2 A3 आर बेसिकली दी कोफिशिएंट ऑफ x। तो 16 10 6 ये हो जाएगा 2 6 -4, और कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं? -59 -72 प्लस 13। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम रॉ 1, तो 16 रॉ कॉलम को डिलीट करें, 13 6 जा 78 माइनस 4 इंटू 72 इज 288, फिर -2 सेकेंड टर्म, इसको रॉ कॉलम डिलीट होगी, 13 10 जा 130 माइनस माइनस प्लस 72 6 जा 432। अब ये हो जाएगा -59
10 4 जा ये हो जाएगा माइनस के साथ 40 माइनस 36। इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो ये 16 78 माइनस 288 इज माइनस 210 माइनस 2 इनको प्लस करें तो आ जाएगा 562 फिर माइनस 59 माइनस 40 माइनस 36 इज माइनस 76। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए रिजल्ट आएगा माइनस 3360। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1124 प्लस 4484। अब इन दोनों को आप कीजिए तो माइनस 4484 प्लस 4484 is equals to 0. So 0 is equals to 0. Now it is proved that right bisector of the triangle are find the equation of line find out करनी है जो कि इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और दूसरी कंडीशन इसका पार्ट 1 ये है कि वो इस लाइन के भी पैरेलल है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा हमने फैमिली ऑफ इक्वेशन की इक्वेशन सीखी थी कि L1 प्लस के L2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इस लाइन को L1 कह देते हैं और ये जो दूसरी लाइन है इसको L2 कह देते हैं। तो L1 की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स माइनस 5 दैट्स इट, प्लस के L2 है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3kx माइनस 2ky प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस है यहाँ पे, तो x कॉमन ले लें तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3k, y कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2k, और कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास क्या है, ये माइनस 5 और यहाँ से k, ये मेरे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो ये पूरी टर्म जब राइट साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये वाली भी माइनस में हो जाएगी, और ये जो y के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 माइनस 2k इसके नीचे भी आ जाएगा और ये इसके नीचे भी आ जाएगा 2 माइनस 2k। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन के साथ, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो मुझे यहां से स्लोप मिल जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है जिसको मैं m1 कह रही हूं, ये मुझे मिल जाएगा माइनस 1 प्लस 3k अपॉन 2 माइनस 2k। राइट, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप आ गया, मतलब जो इनके इंटरसेक्शन का जो स्लोप है उसका स्लोप आ गया। और मुझे इसकी सेकंड कंडीशन को यूज करना है पैरेलल टू दिस लाइन। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, यानी कि m2 निकालना है। m2 के लिए जो इक्वेशन है ये है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस 4x, माइनस 5 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। और जब मैं इसका स्लोप निकालूंगी, इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो इसका स्लोप मेरे पास आ जाएगा जो कि m2 होगा माइनस 4 अपॉन 3। तो दोनों स्लोप्स मेरे पास आ गए हैं, m1 भी आ गया, ये रहा m1, और m2 भी आ गया। अब ये कंडीशन गिवन है कि लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब है कि दोनों स्लोप्स इसके इक्वल होंगे। जब दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m1 था मेरे पास, m1 should equals to m2 because the lines are parallel, minus 1 plus 3k अपॉन 2 माइनस 2k, और m2 अभी हमने निकाला है जो कि है -4/3। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 3k, और यहाँ पे है 4, और 2 माइनस 2 के यहाँ पे आके 3 1 जा 3 प्लस 3 3 जा 9k, 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8k, 8k जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो 9k प्लस 8k, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3। इनको प्लस करने से आ जाएगा 17k, और 8 माइनस 3 होता है 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5/17। तो ये k की वैल्यू हम उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? x प्लस 2y माइनस 5 प्लस k की जगह पे पुट कर देंगे 5/17, देन 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, 7 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17x, 17 2 जा 34y, 17 5 जा 85, और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10y, प्लस 5 1 जा 5, और 17 इधर आके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17x प्लस 15x ये हो जाएगा 32x, 34y माइनस 10y प्लस 24y, और -85 प्लस 5 इज -80 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन ले लेंगे 8, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो 8 इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 रह जाएगा। फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। जो इक्वेशन उन्होंने हमसे मांगी थी कि वो गिवन टू लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है और पैरेलल है लाइन 3 के, तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को पहले तो हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करवा देंगे 64 इंटू 49 के साथ, प्लस 64y², इसको भी 64 इंटू 49 के साथ इज इक्वल्स टू 1। तो ये 49 से 49 कैंसिल हुआ, ये 64 से 64 कैंसिल हुआ, तो x² अपॉन 64 प्लस y² अपॉन 49 is equals to 1. Now differentiate with respect to x to get the slope of tangent line. Differentiate with respect to x. तो 1/64 तो साइड पे हो जाएगा, कोफिशिएंट है, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 1/49, y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, साथ में dy/dx, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो अब ये हो जाएगा x अपॉन 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाएगा 32 प्लस 2y/49, साथ में dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा? -x/32 है, 49 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2y इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। अब हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज पुट करनी है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू -49, x की वैल्यू है 8 cos अल्फा, 32 2 जा 64, और y की वैल्यू है 7 sin अल्फा।
राइट। अब इसको सब कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 7 7 7 जा 49, और यहाँ पे 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा dy/dx -7 cos अल्फा अपॉन 8 sin अल्फा। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया, जो कि टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, और इसको हम m1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू m1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कि होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। x1 y1 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, और स्लोप अभी हमने निकाल लिया है। y1 क्या है, 7 साइन अल्फा, स्लोप क्या है हमने अभी निकाला है, -7/8 कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और x माइनस x1 8 कॉस अल्फा। अब ये यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 8 साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा y से भी, और 8 7 जा 56 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू -7 कॉस अल्फा x माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56 कॉस स्क्वायर अल्फा। अब 8 साइन अल्फा y, ये इधर आएगा तो प्लस का 7 कॉस अल्फा x प्लस 56 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 हो जाता है। यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो ये हो जाएगा 8, पहले ये x की टर्म लिख लें, 7 कॉस अल्फा x प्लस 8 साइन अल्फा y इज इक्वल्स टू 56, क्योंकि ये पूरी चीज तो 1 की इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, ये टेंजेंट है। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए m2 निकालना पड़ेगा। m2 इक्वल होगा -1/m1, यानी कि नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m2 आ जाएगा हमारे पास 8 साइन अल्फा अपॉन 7 कॉस अल्फा। अब इन दोनों चीजों को यूज करते हुए स्लोप में यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, 8 साइन अल्फा अपॉन 7 कॉस अल्फा। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे भी, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और स्लोप भी गिवन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 हो जाएगा अभी ये, क्योंकि नॉर्मल लाइन का स्लोप है। y1 हमें गिवन था 7 साइन अल्फा, m2 8 साइन अल्फा अपॉन 7 कॉस अल्फा, x माइनस x1 इज 8 कॉस अल्फा। 7 कॉस अल्फा यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, 7 7 जा 49 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 8 साइन अल्फा, x माइनस 8 8 जा 64 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8 साइन अल्फा x है, ये वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, -7 कॉस अल्फा y, और ये -49 है, इसको भी इधर ले आइए, प्लस का 49 हो जाएगा, तो ये -15 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो कॉस अल्फा साइन अल्फा है, अगर मेरे पास ये टू
कॉज अल्फा साइन अल्फा हो जाए तो ये इक्वल हो जाएगा साइन 2 अल्फा के। ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे 2 की कमी है तो हम क्या करेंगे, इस सिर्फ इस वाली टर्म में 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो ये 2 वाला तो इस फॉर्मूले में बंद हो जाएगा और इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन 2 अल्फा। लेकिन ये वाला 2 रहेगा तो ये वाला 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 साइन अल्फा एक्स माइनस 7 2 14 कॉज अल्फा वाई माइनस 15 रहेगा और 2 कॉज अल्फा साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा साइन 2 अल्फा। और डिनोमिनेटर में 2 था, यहाँ के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। यहीं पे स्टॉप कर दें या चाहें तो उसको दूसरी साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर दें। इज इक्वल्स टू 15 साइन 2 अल्फा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन।